Hello students, welcome back to your online classes. I hope you all are staying well. So this is again class 9th science chapter 1. In the previous video we have discussed about the transition of states of matters. किसी एक स्टेट से मैटर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कैसे होता है. So this video is about a very interesting phenomena that is evaporation. You might have heard of this word so many times in your previous classes. What is evaporation? So there are two words related to the same phenomena: vaporization and evaporation. Do you think there is any difference between both of them? बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है वेपराइजेशन और इवेपराइजेशन में. इट्स अ सेल्फ स्टिमुलेटिंग प्रोसेस इवेपरेशन अपने आप होता है. किसी भी वेसल में किसी भी लिक्विड को आप अगर रख देते हैं कहीं पे भी किसी भी टेम्परेचर पे, इट हैपन्स एट एनी टेम्परेचर, तो वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में जाने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एवेपरेशन. और जब आप किसी गैस बर्नर के ऊपर किसी बोल में या वेसल में या कंटेनर में वाटर को रखते हैं, उसमें हीट सप्लाई करते हैं, वो बॉयल होना शुरू होता है और उसके बाद जब उसका वेपराइजेशन होता है, सो दैट प्रोसेस सिंपली कॉल्ड वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन हम करते हैं और एवेपरेशन अपने आप होता है. वेपराइजेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और एवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. फॉर एग्जांपल गर्मी के मौसम में हमने देखा है जो पॉन्ड्स, लेक या रिवर्स होती हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उनका जो वाटर होता है वो एवेपरेट होता रहता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड एवेपरेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टर्म वेपराइजेशन. और रियल लाइफ में वेपराइजेशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है. सो टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एवेपरेशन. एवेपरेशन क्या होता है, एवेपरेशन कैसे होता है. सो हियर इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एवेपरेशन. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. किसी भी कंटेनर में पानी को खुला छोड़ दें, it slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. जब आप कपड़े कभी भी धूप में, कपड़े धोने के बाद धूप में कपड़ों को डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो कपड़े सूख जाते हैं. कपड़े गीले थे मतलब उनमें पानी था, उनमें धूप लगनी शुरू हुई, हम धूप में डालते हैं नॉर्मली उन कपड़ों को और वो धीरे धीरे सूख जाते हैं. तो वो पानी कहाँ जाता है? क्या हम गीले कपड़ों को किसी वेसल में रख के उबालते हैं तब वेपराइजेशन होता है? सो नो, वेपराइजेशन इज नॉट देयर. देयर इज एवेपरेशन जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जो कम टेम्परेचर पे भी हो सकता है. यूजुअली वी सी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, बट एवेपरेशन के लिए टेम्परेचर का 100 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एवेपरेशन. सो व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द above एग्जाम्पल्स. इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाटर के साथ क्या होता है? तो पहले केस में जब हम वाटर को खुला छोड़ देते हैं तो पानी एवेपरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दूसरे केस में भी जब हम गीले कपड़ों को किसी जगह पे खुले में धूप में सुखाते हैं तो उन गीले कपड़ों का भी जो वाटर होता है वो पानी एवेपरेट हो जाता है. सो दैट्स कॉल्ड सिंपली एवेपरेशन. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. यहाँ पे थोड़े सा फिजिकल मैकेनिज्म जान लेते हैं हम एवेपरेशन का. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. हमने पढ़ा है स्टेट कोई भी हो, वेदर दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, गैसियस स्टेट, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. सॉलिड्स के पार्टिकल में मूवमेंट बहुत कम होता है, दे जस्ट वाइब्रेट टू देयर मीन पोजीशन. लिक्विड के पार्टिकल्स में मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स में ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है. सो इफ़ एनीथिंग इज मूविंग दे आर नेवर एट रेस्ट,
तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो मूवमेंट है ये टेम्परेचर पे बेस नहीं होता, कितना भी टेम्परेचर हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, उनके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। सो देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग। तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। सो उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं इसलिए हमने लिक्विड को कंसीडर किया है। इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जब कोई भी लिक्विड किसी वेसल में रखा होगा तो सबसे ऊपर जो हमको एक लेयर दिखाई देती है, जैसे हम सबसे ऊपर का सरफेस कह सकते हैं, वाटर का सरफेस कह सकते हैं, तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी पार्टिकल्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और उन पे लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं किसी भी लिक्विड में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। सो दे आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो बाकी पार्टिकल्स का उन पे अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Here is the definition of evaporation. This phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point. इस हैपनिंग के लिए हमें वाटर को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हैपनिंग होती है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। तो ये एवेपोरेशन के बारे में लगभग सारी बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अब ये जो एवेपोरेशन होगा ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने किसी कंटेनर में या वेसल में खुले में पानी को रखा हुआ है तो उसका जो एवेपोरेशन का रेट होगा, एवेपोरेशन की स्पीड होगी, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। कब एवेपोरेशन कम होगा, कब एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे एवेपोरेशन का रेट डिपेंड होता है। बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है, समझने में हमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। जो पहली चीज़ होती है एवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करने वाली, वो है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हम कंपेयर कर लेते हैं दो वेसल्स। ये एक वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है और जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो ये है। ये जो आउटर सरफेस जो दिखाई देती है, इसके नीचे पानी है, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ पानी है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके नीचे पानी है, ऊपर पानी नहीं है, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है। तो ये सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं और ये लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। तो हम देख लें कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ये सरफेस एरिया कहलाएगा। इस वेसल का सरफेस एरिया ये है और एक दूसरा कंटेनर हमने रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर का सरफेस एरिया इतना है। बड़ी आसानी से देख के आप समझ सकते हैं कि इस कंटेनर का सरफेस एरिया इस कंटेनर के सरफेस एरिया से ज़्यादा है। ये ज़्यादा है और ये कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें जो सरफेस पे हैं, तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक टाइम पे 7 पार्टिकल्स सरफेस पे हैं जो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो
नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मतलब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्टिकल्स इन 7 पार्टिकल्स। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके पहले कि इन विच केस देयर विल बी मोर इवेपोरेशन। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ओके, so the surface area is increased. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. surface area बढ़ाने के साथ evaporation का rate बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा particles air के direct contact में आ जाते हैं, ज़्यादा particles उसके surface पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं, an increase of temperature। क्या टेम्परेचर का भी कोई रोल या कोई रिलेशन होता होगा evaporation से? बिल्कुल होता होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ना हो तो इवेपोरेशन पॉसिबल ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, -4 डिग्री टेम्परेचर पे तो इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा टेम्परेचर पे ही होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट से कम। सो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड रीज़न है, सेकेंड फैक्टर है, और वो फैक्टर है टेम्परेचर, जो इवेपोरेशन को रेट को अफेक्ट करेगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। टेम्परेचर की वजह से ही वेपराइजेशन होता है, टेम्परेचर की वजह से ही इवेपोरेशन होता है, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो सरफेस के नीचे पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इन पार्टिकल्स की अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट होने की। तो बहुत सीधा सा रिलेशन है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। लुक एट द नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक नया वर्ड होगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल ये बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में हमें काफ़ी स्टिकी टाइप की फीलिंग आती है जब हम धूप में निकलते हैं। व्हेन वी स्वेट, व्हेन वी परस्पायर, तो हमें स्टिकी टाइप की फीलिंग आती है, और हम ये कहते हैं कि मौसम में नमी है। दैट नमी इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मीन्स इवेपोरेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, जो हमारे चारों तरफ की हवा है उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर का प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर अराउंड अस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. हमारे चारों तरफ जो हवा है, अगर पहले से उसमें थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी, थोड़ी बहुत वाटर वेपर है, और उसके बाद हम किसी वेसल में पानी को रख के इवेपोरेट कराते हैं, तो क्योंकि पहले से वेपर प्रेजेंट है एयर में, और एयर की अपनी एक कैपेसिटी होती है वेपर को होल्ड करने की, उससे ज़्यादा वाटर का कंटेंट वाटर के वेपर को एयर होल्ड नहीं कर सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें 100 ड्रॉप्स वाटर की इवेपोरेट करनी थी। नॉर्मल सीजन में या गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में ये 100 ड्रॉप्स इवेपोरेट हो जाएंगी, क्योंकि जो एयर में ऑलरेडी परसेंटेज है ह्यूमिडिटी का वो 0% है। अगर ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 0 है एयर में पहले से, तो 100 ड्रॉप्स इवेपोरेट होंगी। कंडीशन 1। कंडीशन 2, इफ इट इज रेनी सीजन और द ह्यूमिडिटी इज एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो अगर यहाँ पे 50% ह्यूमिडिटी पहले से है, मतलब 50 ड्रॉप्स पहले से प्रेजेंट हैं, तो जो हमारी ये ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स वेपर में कन्वर्ट होंगी? 50 ड्रॉप्स, क्योंकि 50 ड्रॉप्स पहले से हैं। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो लेट अस अज्यूम कि जो कैपेसिटी है एयर की वो 100 ड्रॉप्स को कंटेन करने की है।
एयर की कैपेसिटी 100 ड्रॉप्स थी, जब वहाँ पे 0 ड्रॉप्स थी पहले से तो 100 ड्रॉप्स वेपर बन जाती हैं, बट इफ़ देयर आर 50 ड्रॉप्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर तो हमारा जो पानी है उसकी 50 ड्रॉप्स ही इवेपोरेट हो पाएंगी। तो बहुत सीधा सा एक कनेक्शन है कि इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ मोर, अगर सराउंडिंग में एयर में पहले से ह्यूमिडिटी है, पहले से ही वाटर का कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, तो जो हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, जिस इवेपोरेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस इवेपोरेशन का रेट या उस इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट फैक्टर, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा की स्पीड, विंड स्पीड, विंड स्पीड भी हमारे इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है। देख लेते हैं कैसे करती है। मैं आपको दिखाई दे रहा होगा या ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड के सामने कुछ एयर है और बोर्ड के नीचे मैंने एक यहाँ पे वेसल रखा हुआ है अपने पास, जिसमें पानी भरा हुआ है, विच विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग एट एनी टेम्परेचर और विच इज़ इवेपोरेटिंग। इस वेसल में पानी रखा हुआ है। आई एम इनसाइड अ रूम, सो द स्पीड ऑफ एयर इज़ वेरी लेस और नॉर्मल स्पीड है। अगर मैं कहीं बाहर होता तो एयर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती। लास्ट पॉइंट हमने देखा है कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। अज्यूम करिए कि अभी इस टाइम पे या किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे 9:10 पे यहाँ पे जो वेसल रखा हुआ है उसके ऊपर जो हवा है वो ह्यूमिड है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। बट अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये जो हवा है अभी यहाँ पे वो बाद में कहीं और चली जाएगी और इसकी जगह कोई नई हवा ले लेगी। तो अगर एयर में स्पीड है, एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो कोई भी जो एयर है आपके इवेपोरेटिंग वाटर के ऊपर वो स्टेबल नहीं रहेगी। वो एक ही तरह की एयर, एक ही तरह की ह्यूमिडिटी वाली एयर आपके वेसल के ऊपर नहीं रहेगी। तो अगर एयर की स्पीड बढ़ती है तो हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पे कौन सी एयर आ जाए जिसमें ह्यूमिडिटी का अमाउंट कम है, तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। या इवेपोरेशन हुआ, ह्यूमिडिटी हवा में है, जितना इवेपोरेशन हुआ था होना था वो हो गया, इसके बाद हवा चली, ये वाली एयर कहीं और चली गई और यहाँ पे वो एयर आ गई जिसमें ह्यूमिडिटी पहले से कम है, फिर से इवेपोरेशन होगा। तो इस तरह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है अगर इस एयर की स्पीड आपके सराउंडिंग में ज़्यादा है। सो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। बिल्कुल हमने देखा होगा जब तेज़ हवाएं चल रही होती तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि उनसे इवेपोरेशन हो रहा है, एयर की स्पीड, विंड स्पीड वहाँ पे तेज़ होती है, तो आपका इवेपोरेशन होता है, वो हवा वहाँ से हट जाती है, नई हवा आती है, फिर से इवेपोरेशन होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और वाटर वेपर जब कम हो जाती है हमारे सराउंडिंग में तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। सो दैट इज़ द लास्ट फैक्टर। हमने 4 फैक्टर्स देखे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कई बार जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े थे तब तक मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, बट बाद में समझ में आया कि हाँ इसके पीछे की साइंस क्या होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे चारों तरफ जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बट उसके पीछे का हमें साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता। वी कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन। सो द क्वेश्चन इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। पहले तो हम ये जान लें कि अगर कहीं पे इवेपोरेशन हो रहा होता है तो क्या वहाँ पे कूलिंग बढ़ जाती है, क्या वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हाँ, इसका जवाब है कि अगर इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है, ठंडक बढ़ती है। पर ये कैसे होता है? लेट अस रीड द टेक्स्ट। ये जितना भी टेक्स्ट है ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही टेक्स्ट है। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल होंगी ये चीज़ें और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रीड योर बुक। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। हमने कई बार ये लाइन अभी तक की वीडियो में बोली है और सुनी है कि अगर किसी खुले बर्तन में कोई कुछ वाटर हम रख देते हैं तो इट कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू regain the energy lost
ड्यूरिंग एवेपोरेशन। इस लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। ठीक है, ओपन वेसल में लिक्विड एवेपोरेट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। पानी रखा हुआ है, पानी एवेपोरेट हो रहा है। जब वाटर एवेपोरेट होगा तो वो थोड़ी सी हीट को यूज़ करेगा आपके सराउंडिंग में से, और उसी हीट को लेके वो एवेपोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एवेपोरेट हो रही हैं उनमें लेटेंट हीट के फॉर्म में वो हीट छुप जाएगी। इट मीन्स, बहुत सिंपली हमें एक चीज़ को समझ लेना है कि जब भी इवेपोरेशन हो रहा होगा तो जो वाटर की ड्रॉप्स इवेपोरेट हो रही हैं वो वाटर की ड्रॉप्स सराउंडिंग से कुछ हीट का कंटेंट लेंगी। और अगर मैं इस रूम में सराउंडिंग से थोड़ी सी भी हीट एब्जॉर्ब करूंगा तो इस रूम का जो हीट कंटेंट है वो कम हो जाएगा, इस रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड वी विल फील देयर इज कूलिंग। सो व्हेन देयर इज एवेपोरेशन देयर इज ऑलवेज कूलिंग। और ये कैसे होता है हमने अभी जाना। जब भी एवेपोरेशन हो रहा होता है तो जो वाटर का कंटेंट एवेपोरेट होता है वो अपने चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करता है एवेपोरेट होने के लिए, जो उस वेपर में लेटेंट हीट के फॉर्म में छुप जाता है या फिक्स हो जाता है। ओके, सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जब एनर्जी सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही होती है तो वो सराउंडिंग को कोल्ड कर देती है। और ये रीज़न है, ये लॉजिक है इसके पीछे का कि अगर कहीं पे भी इवेपोरेशन हो रहा है तो आपको ठंडक महसूस होगी। येस, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और सम एग्जाम्पल्स कि ये कूलिंग कैसे होती है। इस कूलिंग को हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं। What happens when you pour some acetone, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे आप सब घर पे करके देख सकते हैं। एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी आप लोग सैनिटाइजर्स बहुत यूज़ कर रहे हो, जब सैनिटाइज़र को हाथ में डालते हैं या एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ में डालते हैं ऑन योर पाम, तो क्या होता है, हमें हल्की सी ठंडक महसूस होती है। Actually what happens, the particles gain energy from your palm or surroundings to evaporate। ये जो एसीटिन होता है इसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर आपके हथेली पे ये एसीटोन रख दिया जाए तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देयर इज ऑलवेज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट व्हेन देयर इज इवेपोरेशन। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और किसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आपके पाम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हथेली की हीट कोई एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो हथेली का टेम्परेचर कम होगा और हमें ऐसा फील होगा कि हाँ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। सो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड एवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जब हथेली की गर्मी को एसीटोन की ड्रॉपलेट्स लेके इवेपोरेट होंगी तो हमारी हथेली में हमें हल्की सी कूलिंग वाली फीलिंग आएगी। आफ्टर अ हॉट सनी डे देयर इज अनदर एग्जाम्पल, सम पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। गर्मी के मौसम में रूम में छत पे फर्श पे हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं, पानी को छिड़कते हैं, वो पानी एवेपोरेट हो जाता है, और जब वो पानी एवेपोरेट होता है तो वो फ्लोर की या आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और हमें कूलिंग वाली फीलिंग आएगी, वहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे कि हाँ अगर एवेपोरेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे कूलिंग होती है या नहीं होती है। आगे चल के कुछ हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो हियर आर 2 क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी बुक, आंसर्स भी हैं उनके यहाँ पे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मी के मौसम में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। हम रिलेट करेंगे इसे इवेपोरेशन से।
During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. हमारी बॉडी का मैकेनिज्म खुद में ऐसा होता है कि हमें जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी खुद हमें कूलिंग देना शुरू कर देती है. उसके लिए मैकेनिज्म क्या है? वी स्टार्ट स्वेटिंग, वी स्टार्ट परस्पायरिंग. तो गर्मी के मौसम में क्योंकि गर्मी होती है और एवेपोरेशन एक तरह का या स्वेटिंग एक तरह की एवेपोरेशन की ही प्रोसेस है, सो वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. तो स्वेटिंग होना या परस्पायर करना हमारी बॉडी को कूल रखने का एक तरीका है गर्मी के मौसम में. And this is directly related to evaporation. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface. तो अब जो स्वेटिंग हुई है वो हमारे बॉडी सरफेस पे है और जब वो इवेपोरेट होगी तो वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होगी, हमारी बॉडी में कूलिंग की फीलिंग आएगी. सो दैट इज द रीज़न व्हाई वी फील कोल्ड when we sweat in summer. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. और जितनी भी latent heat का अमाउंट होता है जो स्वेटिंग में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी से उतनी हीट कम हो जाती है और हमारी बॉडी में कूलिंग वाली फीलिंग आने लगती है. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Again, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, तो वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितना भी स्वेट निकला होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से उसका एवेपोरेशन एटमॉस्फेयर में हो जाता है कॉटन क्लोथ्स के थ्रू. अगर हमने दूसरे कोई कपड़े पहने हुए हैं जो कि बहुत अच्छे एब्जॉर्बर नहीं हैं वाटर के, तो हमें जो स्वेटिंग हुई है एक बार वो हमारी स्किन पे ही रहेगी. वी विल नॉट स्वेट मोर क्योंकि वो स्वेटिंग कपड़े के थ्रू एवेपोरेट नहीं हो पाएगी. सो दैट्स वाई कॉटन के क्लोथ्स पहनने में जो एवेपोरेशन का रेट है वो बहुत तेज़ होता है और हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. एक टेबल पे हम एक ग्लास को रखें, उस ग्लास में हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रख दें या उस पर कुछ आइस क्यूब्स डाल दें, बर्फ़ के टुकड़े डाल दें, तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे वो ग्लास मेटेलिक हो या कांच का ग्लास हो. वी सी आफ्टर सम टाइम देयर आर सम ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द ग्लास. कुछ छोटी छोटी सी पानी की बूंदें उस ग्लास के चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं. सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. टम्बलर मतलब एक बर्तन ही होता है पानी को रखने का. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ये एक प्रूफ है. इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू हमें ये समझाया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है या वो जो वाटर वेपर एवेपोरेशन या वेपराइजेशन के थ्रू एयर में जाके मिक्स हो जाती है वो एयर में ही होती है. सो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. हमने पढ़ा है कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है कि अगर वाटर वेपर को ठंडा किया जाए तो वाटर वेपर वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब ग्लास में बहुत ठंडा पानी भरा हुआ है, ग्लास के चारों तरफ जो एयर है उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स है, उसमें वाटर वेपर है, वो एयर या वो वाटर वेपर जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएगी तो ग्लास का टेम्परेचर बहुत कम है ग्लास के सरफेस का, तो वो जो वेपर है वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर ग्लास के आउटसाइड सरफेस पे चिपक जाएगी और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ग्लास के बाहर पानी आ गया. और अक्सर जब हम बचपन में ये चीज़ देखते थे तो हम सोचते थे कि ग्लास से पानी बाहर कैसे निकल सकता है, ग्लास के बाहर वो पानी की बूंदें कैसे आ गई. सो ये सेशन था जिसमें हमने एवेपोरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी. हमने ये जानी कि एवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग कैसे होती है. नाउ देयर आर सम NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. आपके जो चैप्टर्स होंगे साइंस के 9th क्लास साइंस में, उनमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे. कुछ क्वेश्चंस तो इन टेक्स्ट होंगे जो चैप्टर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे, और जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम चैप्टर इन एक्सरसाइज बोलेंगे. तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं. कुछ चैप्टर
के ही क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियोस में। फिर से हमें कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। वी विल फिनिश ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दैट वीडियो, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यू विल गेट in PDF formats on your WhatsApp groups. So तब तक के लिए bye. Please watch these videos sincerely. Please read your textbooks and like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.